हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं आधुनिक इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी के मद्देनज़र रखते हुए ये सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं, जो कि समय कम रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमने क्वेश्चन को वन लाइनर के रूप में लिया है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आएगा और जल्दी रिवीजन के लिए यह महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया? तो इसका जवाब हो जाएगा महाराज जय सिंह ने। अगला प्रश्न है, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के किस उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जहांदर शाह। अगला प्रश्न है, प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा राजा सिताब राय को प्लासी युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रेंच विशेषज्ञ। यह वीडियो बीपीएससी वालों के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें ज़्यादा इंक्लूड किए गए हैं, जो कि वहाँ एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जबकि ये आधुनिक इतिहास का वीडियो है, तो इसमें आपको सभी प्रकार के वीडियो मिलेंगे। लेकिन हम एक बार फिर से कहेंगे कि ये बिहार की तैयारी करने वाले लड़कों के लिए कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसके लिए उपयोग पुर्तगाली लोग करते थे। बंगाल की जो खाड़ी थी वहाँ समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग पुर्तगाली लोग किया करते थे। अगला प्रश्न है, ब्लू वाटर नीति किस से संबंधित थी? तो ये डी अल्मेडा था, इससे ब्लू वाटर नीति संबंधित थी। ये क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग जरूर नोट करिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव, जो कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, मुंबई को पुर्तगाली राजकुमार से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दिया था, उस राजकुमार का क्या नाम था? तो उस राजकुमार का नाम था चार्ल्स सेकेंड। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण करना। यही प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सावली के स्थान पर हराया था? तो सावली के स्थान पर किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने हराया था। किसको? पुर्तगालियों को। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? या फिर इसको 1611 कर लीजिए, 1611 में कर लीजिए या फिर 1613 कर लीजिए। लेकिन जो 1611 में स्थापित होती है वो पहली फैक्ट्री होती है जो कि पूर्वी तट पे होती है। ठीक है, वो पूर्वी तट पे होती है, पूर्वी तट पर 1611 पे होती है, जो कि मसूलीपट्टनम होती है। और जबकि जो सूरत में होती है वो 1613 ईस्वी में होती है, वो पश्चिमी तट पर मतलब फैक्ट्री का निर्माण होता है। किस पे? पश्चिमी तट पर। यदि 1611 की बात करें तो पूर्वी तट मसूलीपट्टनम होगा, अगर 1613 की बात करें तो आपका हो जाएगा सूरत, जो कि पश्चिमी तट होगा। ये वाला क्लियर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ स्थापित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोचीन में। अगला प्रश्न है, कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस। अगला प्रश्न है, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 1505 में सेंट एंजोलो फोर्ट का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है,
समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न है, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1961 ईस्वी में गोवा से पुर्तगाल को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1510 एडी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? इसका सही जवाब हो जाएगा मसूलीपट्टनम। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। अगला प्रश्न है, किस सन में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, किसको प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित रहेगा। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला प्रश्न है, पहला कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जब फ्रांसीसी ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। पहला कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया? जब फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया गया, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ईस्ट इंडिया की स्थापना के समय भारत का शासक था अकबर। अगला प्रश्न, भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुगली। फोर्ट विलियम आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए समुद्री मार्ग को किसने खोजा था? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा था किसने? वास्को डिगामा ने। ये सबको पता ही होगा। आप सबको पता होगा कि किस सन में खोजा था? तो 1498। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इसका है, निम्नलिखित में किन स्थानों पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डे की स्थापना की थी? तो मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, चिंसूरा आदि में डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में किस सन के दौरान स्थापित किया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 से 1612 के बीच अपने आप को स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो 16वीं सदी में आए थे। अगला प्रश्न है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए अधिकार दिया? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए अधिकार दिया। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 1498 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा ने किस रास्ते से भारत में कदम रखा? तो समुद्री रास्ते से। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल की राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। ये क्वेश्चन आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डिगामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तट पर किस शहर के नजदीक पहुंचे? तो ये पहुंचते हैं कालीकट के। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा पहली बार समुद्र रास्ते से भारत में कहाँ उतरा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालीकट में। कौन सा गांव था? कप्पड़ गांव, जो कि केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्र को प्रति में विभाजित किया। बंगाल, मुंबई और मद्रास जिन्हें कहा जाता है क्या क्या कहा जाता था इन तीनों को? तो इन तीनों को कहा जाता था प्रेसिडेंसी। किनको किनको? बंगाल, मुंबई और मद्रास को। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो पहला किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो केप ऑफ गुड स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। इसको स्टार जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है,
ईस्ट इंडिया कंपनी को कब महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्ट दिया गया? तो इनको दिया जाता है 31 दिसंबर 1600 को। ये डेट जरूर याद रखना, पूरा 31 दिसंबर 1600 को। अगला प्रश्न है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्तांतरित एक चार्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? तो गठन होता है 1600 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगालियों का राज समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा मुक्ति आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत में पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत में पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में की गई थी। अगला प्रश्न है, व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य सागर के बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को कहाँ भेजा करते थे? तो ये जैसा कि आप सभी लोग जानते थे कि ये भेजेंगे कहाँ, तो यूरोप में। अगला है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो सिराज उद दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध लड़ा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब सिराज उद दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे? तो ये हारते हैं 1757 को। अगला प्रश्न है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। वांडीवास युद्ध में कौन पराजित होता है? काउंट लाली। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये की थी टीपू सुल्तान के साथ। अगला प्रश्न है, जो कि आपका 50वां है, जिसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण प्रणाली सहायक संधि के खिलाफ बगावत नहीं की, वो कौन था? हैदराबाद का निज़ाम, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण प्रणाली सहायक संधि के खिलाफ बगावत नहीं की। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब प्रदान करते हैं? तो ये 12 अगस्त 1765 में शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को वजीर गजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाह आलम द्वितीय को। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को कौन पराजित हुआ? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्लासी का युद्ध सिराज उद दौला के बीच हुआ था, तो सिराज उद दौला इस युद्ध में हार गए थे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। तो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। अगला प्रश्न है, किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? तो किस युद्ध के बाद माना जाता है? तो प्लासी युद्ध के बाद माना जाता है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी गई। अगला प्रश्न है, सहायक प्रणाली की संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो यह था हैदराबाद का निज़ाम। अगला प्रश्न है, किस संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपने स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं दी गई? तो यह आंसर हो जाएगा इसका सहायक संधि प्रणाली। किस संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं दी गई? तो इसका जवाब हो जाएगा सहायक संधि प्रणाली के द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? तो 1765 ईस्वी में मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी को अधिकार दिया था। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1764 में। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो हस्ताक्षर करने वाले थे लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह सुजान। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी?
तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में आपके टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है या हत्या हो जाती है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस सन में पंजाब पर कब्जा कर लिया था? तो 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। कब करते हैं पंजाब पर? तो 1849 में कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जुलाई 1781 में। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी? तो अंग्रेजों की जीत के बाद क्या घटता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो अंग्रेजों ने मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े हैं। अगला प्रश्न है, हैदर अली खान कहाँ का शासक था? तो यह मैसूर का शासक था। हैदर अली खान मैसूर का शासक था। अगला प्रश्न है, बंगाल पर अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई कब हुई? तो बंगाल पर होती है प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े महलों में से एक जिसे अंबा विलास के रूप में जाना जाता है और यह वाडियार महाराज का निवास भी था, यह कहाँ के राजा थे? तो यह राजा थे मैसूर के। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुर्शिद कुली खान के खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी को ढाका से हटाकर कहाँ कर दिया? तो मुर्शिद कुली खां ढाका से हटाकर कर देते हैं मुर्शिदाबाद। ठीक है। जबकि आपके जो मीर कासिम होते हैं वो मुर्शिदाबाद से हटा के मुंगेर कर देते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। कौन थे? मराठा के। ठीक है। हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए। किसके? मराठा के। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ी सामंती राज्य कौन थी? तो यह हैदराबाद सबसे बड़ा सामंती राज्य था। अगला प्रश्न है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का प्राथमिक कारण था आपका टीपू की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से अंग्रेजों को मैसूर पर आक्रमण किया। ठीक है। यानी कि टीपू सुल्तान की पूरी तरह से शक्ति नष्ट करने के उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। इसको डबल स्टार कर लेना क्योंकि ये अक्सर पूछ लेता है कि प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई है, तो आप जरूर आंसर दीजिएगा भागीरथी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मराठों ने किस सन में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी? तो मराठों ने 1761 में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले का हस्तांतरित किया था? तो शिवाजी ने किस संधि के द्वारा किले का हस्तांतरित किया था? पुरंदर की संधि जो हुई थी उसके द्वारा शिवाजी ने किलों का हस्तांतरण किया था। ठीक है। पुरंदर की संधि याद रखिएगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो ये आप सब भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चेता। अगला प्रश्न है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किसने युद्ध किया था? तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो मराठा ने। किसने? मराठाओं ने। अगला प्रश्न है, सालबाई की संधि पर किस सन में हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था? तो 1782 में। ठीक है। कब? 1782 में सालबाई की संधि होती है। अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो शिवनेरी के किला जो था वहां शिवाजी का जन्म हुआ था। कहां पर? शिवनेरी किला में। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने 1660 के दशक में हमले की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए रणनीति का उपयोग किया था। कौन सी रणनीति थी उस समय? तो गोरिल्ला रणनीति थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई? तो तीसरी लड़ाई होती है 1761 में।
अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शासन काल का सबसे भयंकर अकाल निम्न से किस दौरान पड़ा? तो सबसे भयंकर अकाल 1876 से 1878 के बीच पड़ा। अगला प्रश्न है, भारत के लिए काल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? तो काल संहिता की सिफारिश स्ट्रैची आयोग द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? स्ट्रैची आयोग के द्वारा। अगला है, होम चार्ज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे कौन कौन समाहित थे? रेलवे गारंटीड ब्याज, रेलवे के गारंटीड ब्याज से। अगला प्रश्न है, भारत में कपास की पैदावार के लिए ये कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? तो कृषि विभाग की स्थापना की मांग की थी मैनवेस्टर कॉटन सप्लाई संगठन ने। अगला प्रश्न है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है। तो इसका जवाब हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा। ठीक, इसको आप स्टार जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था? तो कृषक वर्ग को प्रताड़ित किया था जमींदारों ने। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी? तो डलहौजी द्वारा, जैसा कि आप सभी लोग ये से जानते हैं। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी, कहाँ पर प्रारंभ की गई थी? तो ये तमिलनाडु में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, रजनी पामदत्त ने कहाँ के साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे? उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो रजनी पामदत्त ने कहा, क्या कहा? वो साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा? तो यह उन्होंने कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। अगला प्रश्न है, किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो होल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी, इसको जरूर याद करना, जरूर से जरूर, मतलब महालवाड़ी किसने? तो होल्ट मैकेंजी, महाल से मैकेंजी। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा किसानों की को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्थायी बंदोबस्त के द्वारा किसानों को उनकी खेती से अलग कर दिया गया था। ठीक है। आज का 100वां प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। कौन से, किन्होंने लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू करने वाले थे वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की थी? तो होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से महलवाड़ी, होल्ट मैकेंजी, मैकेंजी जैसे भी हमने बताया था, होल्ट मैकेंजी में से महलवाड़ी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? तो आप जैसे जानते हैं, लंबी दूरी के लिए कौन सा आसान मार्ग हो जाता है? रेल मार्ग। भाई तब तो वायुयान की इतनी सुविधा, वायुयान की सुविधा ही नहीं थी, तो रेल मार्ग आपका। ठीक है। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन के पहले भारतीय सदस्य बने? तो 1892 हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने। अगला प्रश्न है, किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसकी अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया? जैसे कि सभी जानते हैं, अभी पढ़ा भी है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो स्थायी बंदोबस्त जब लागू हुआ था उस समय वर्धमान का राजा था तेज चंद। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को किया गया था, कहाँ पर किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को मुंबई में किया गया था। अगला प्रश्न है, 1853 में यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था, कहाँ पर खोला गया था? तो मुंबई से ठाणे के बीच में पहला रेल मार्ग खोला गया। अगला प्रश्न है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में किस राज्य में शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, फर्स्ट बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ? तो इसका संचालन हुआ 1820 में। ठीक। अगला प्रश्न है, 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल फोर्ड ग्लास्टर कहाँ स्थापित की गई? तो 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल फोर्ड ग्लास्टर कोलकाता में स्थापित की गई।
आज हम सिर्फ 150 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद दूसरे पार्ट में फिर से हम 150 क्वेश्चन करेंगे, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हम क्वेश्चन की संख्या बढ़ाते रहेंगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ? तो बंगाल में। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण की किस पंचगतिया प्रणाली को अपनाते थे जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्टों में बोया जाता था? वह खेती कौन सी थी? तो नील की खेती थी, जो 5 कट्टों में बोया जाया करता था। अगला प्रश्न है, वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में कौन सी व्यवस्था को शुरू किया गया था? जो कौन सी वर्तमान में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में कौन सी व्यवस्था को शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था महालवाड़ी व्यवस्था को। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष से शुरू की गई? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू हुई 1820 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह के लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया? तो इसको सुनाने वाला कौन था? कैनिंग। याद कैसे रखना था? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र सुनाने वाला कौन था? कौन था से याद रखिएगा, कैनिंग। अगला प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो उस समय कौन था? कैनिंग था, तो यही बनाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न है, किस वर्ष एनफील्ड राइफल भारत में प्रवर्तित की गई? तो 1856 में राइफल एनफील्ड आपकी भारत में आई। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? मंगल पांडे बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, अजीम उल्ला खान सलाहकार कहाँ किसके थे? तो ये तात्या टोपे के सलाहकार थे। कौन? अजीम उल्ला खान। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? पटना डिवीजन का कमिश्नर था विलियम ट्रेला। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो कुंवर सिंह 22 अप्रैल 1858 में जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए। बिहार वालों, ये आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में बिहार के एग्जाम में पूछा करता है। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिहार बीपीएससी अक्सर पूछता है। अगला प्रश्न है, मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया? तो मार्च 1857 में मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह का प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? तो मौलवी अहमद उल्लाह शाह ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किया। अगला प्रश्न है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं वी डी सावरकर। इस पुस्तक के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप ट्रिपल स्टार जरूर लगाइए। ठीक है। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया 1858 में। अगला प्रश्न है, कानपुर में सेवा का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहेब ने कानपुर में सेवा का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी कहाँ से कहाँ तक थी? तो चांदनी चौक से पालमपुर तक उसकी साम्राज्य की सीमा थी। किसकी? बहादुर शाह जफर की। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो ये शामिल होते हैं आरा से। कहाँ से? आरा से। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किन प्रांतों से चयन किया? जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजों का चयन किया गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। ठीक है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किससे सामना हुआ? अंतिम युद्ध में तो यूरोप से। ठीक है।
अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेवा में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दिसंबर 1856 में ये शामिल की जाती है। अगला प्रश्न है, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? तो वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर मुस्लिम दुश्मन कौन था? तो सबसे कट्टर मुस्लिम दुश्मन 1857 में अंग्रेजों का था मौलवी अहमद उल्ला शाह। अगला प्रश्न है, कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस महीने में पीर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? इसका जवाब हो जाएगा जुलाई 1857। किस महीने? जुलाई में। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कौन था? तो बिहार के विद्रोह का केंद्र 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देसी राज्यों के प्रति कौन सी नीति अपनाई? तो देसी राज्यों के प्रति नीति अपनाई भारतीय राज्यों की यात्रा स्थिति बनाए रखना। अगला प्रश्न है, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ये थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। अगला प्रश्न है, केरल में मोपला विद्रोह जिस मालाबार विद्रोह केरल में मोपला विद्रोह जिसे मालाबार विद्रोह भी कहते हैं कब हुआ? तो यह होता है 1921 में। यदि मोपला विद्रोह पूछे तो 1921 या मालाबार विद्रोह बोले तो 1921। ठीक है। अगला प्रश्न है, पराजी विद्रोह का नेता कौन था? तो पराजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ था। ठीक। अगला प्रश्न है, नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? नील आयोग का अध्यक्ष थे WS सिटेनकर। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ? तो 1921 से 1922 के बीच मोपला विद्रोह होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम क्या था? फूलागुरी धेवा, जो कि 1861 का मामला है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई। नील दर्पण किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण लिखा गया था। आज का अंतिम प्रश्न, 1865 में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता का नाम क्या था? तो 1865 में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता का नाम था शिशिर कुमार घोष। अब 150 क्वेश्चन आपके कल आएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।